नमस्कार। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, मैंने टाइमिंग ऑफ मैरिज पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए। उनके अंदर अलग अलग टेक्निक्स आपको मैंने बताई। बहुत सारे लोगों ने उसे यूज़ भी किया। मेरे पास बहुत सारी कुंडली आती है और मैं टाइमिंग ऑफ इवेंट करता हूँ और मेनली टाइमिंग ऑफ मैरिज करता हूँ। और प्रभु की दया से काफ़ी ज़्यादा केसेस में वो बिल्कुल सटीक बैठती है। आज मैं इसी सीरीज में आपको मेरी अपनी एक रिसर्च के बेस पर, जिस पर कि मैं पिछले 7 साल से पूरी तरह से रिसर्च कर रहा था, आज मैं उस रिसर्च के बेस पर आपको टाइमिंग बताऊंगा और इतनी एक्यूरेट डेट तक मैं पहुंचाऊंगा आपको कि किस दिन मैरिज होगी। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो बिल्कुल सटीक नहीं बैठी, हमने लगाई और बिल्कुल 100% सटीक नहीं बैठी। मैं आपको एक अपना एनालिसिस और अपनी टेक्निक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर किसी काम को करता है, टाइमिंग करता है, तो एस्ट्रोलॉजी स्वयं विवेक या अपनी बुद्धि पर भी डिपेंड करती है। मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसकी मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा, मगर आपको देश काल पात्र को भी लगाना है। आपके पास कौन व्यक्ति आ रहा है टाइमिंग के लिए, आप उसकी डिटेल देखें कि वो मैरिज भी करना चाहता है या नहीं करना चाहता। एक इंसान की ज़िंदगी में मैरिज की कई बार अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। मैरिज एक ऐसी चीज़ है जिसकी अपॉर्चुनिटी हर 2-3 साल के बाद आती रहती है, यदि कुंडली के अंदर प्रॉमिस है तो हम टाइमिंग करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो आपसे पूछ रहा है टाइम करने के लिए, तभी आप मैरिज को टाइम करें। ऐसे ही कोई कुंडली लेकर यदि आप टाइम करेंगे तब आपकी टाइमिंग ऑफ मैरिज सटीक नहीं होने वाली है। इसके अंदर की पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं, पर भी आपको अपना एनालिसिस करना है और मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करनी है। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होता कि 2 × 2 = 4 होता है, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में 2 × 2 22 भी हो सकता है, 2 × 2 0 भी हो सकता है और 2 × 2 1 भी हो सकता है। ये एक एस्ट्रोलॉजर के एनालिसिस पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। आज फिर भी मेरी ये कोशिश है, आप वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट उस दिन तक टाइम करूंगा जो मैंने एक कुंडली टाइम की थी अभी आज से 4 महीने पहले, और उसमें उसी दिन उस नेटिव की मैरिज हुई। तो मैं आपके सामने वो आज प्रेजेंट करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने उसको टाइम किया और वो मेरी सटीक 100% सटीक एक प्रेडिक्शन गई। तो 100% सटीक थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों के साथ इसे शेयर करूं और आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को मिलने वाली है। क्योंकि हम जब भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम केसेस आते हैं या जो मैक्सिमम पेरेंट्स परेशान हैं वो बच्चों की मैरिज से रिलेटेड टाइमिंग से परेशान है। तो फिर से मैं 2 चीज़ों को आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो ये मेरा मेथड है, फुल प्रूफ मेथड है, ये केवल टाइमिंग ऑफ मैरिज नहीं, किसी भी चीज़ की टाइमिंग के काम आएगा आपके। दूसरा कि जब हम टाइम करते हैं तो तभी टाइम करें जब कोई पर्सन आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आए जो अपने बच्चों की मैरिज करना चाह रहे हैं, बच्चे भी तैयार हैं, पेरेंट्स भी तैयार हैं, तभी आप टाइम करें, तभी ये सटीक बैठेगी। क्योंकि शादी की उम्र बार बार आती रहती है। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपना माइंड भी लगाएं। ये कोई बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, एक मेथड है। तो आप यदि उस मेथड को लगाएं तो आपको पता बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा। और जो लोग टाइम कराना चाहते हैं मुझसे, वो अपनी डिटेल भेजें। मैं आपकी बच्चों की मैरिज को टाइम करके या आपकी अपनी मैरिज को टाइम करके आपको बिल्कुल सटीक बताऊंगा। एक कृपया कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ही मैसेज करें और मैं व्हाट्सएप पर ही आपको बताऊंगा कि कौन सी टाइमिंग्स हैं। तो अब अभी देखिए जो मैंने टाइम की थी, इसको एंड तक वीडियो को देखिए और पूरी तरह समझने की कोशिश करिए, तो आप भी इसको टाइम करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। ये मैं चार्ट लिया है जिसको मैंने टाइम किया था फरवरी 2024 में, और मैंने इनको डेट बिल्कुल एक्यूरेट बताई थी कि आपकी मैरिज, तब तक इनकी कोई बात नहीं हुई थी। इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कितनी सटीक चीज़ है। फरवरी में मैंने बताया और इनकी मैरिज होगी मार्च में 6। ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1/12/91, 1/12/91 को डेट ऑफ बर्थ है। टाइम ऑफ बर्थ है 7 PM और पटना बिहार का इनका बर्थ है। आप इनकी कुंडली लगा लीजिए खुद चाहें तो।
और मैंने इसको एक मेरी ट्रांजिट की टेक्निक है जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, उसके बेसिस पर मैंने इसे टाइम किया और मैं इवेंट को इसी बेसिस पर टाइम करता हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो आप भी इसको आसानी से समझ पाएंगे। ट्रांजिट पर बेस्ड टेक्निक है। दशाएं भी लगाऊंगा मैं इसमें, प्रोमिस भी लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे प्रोमिस वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, आपको केवल मैं दशा और ट्रांजिट के बेस पर किस तरीके से हम इवेंट को टाइम करेंगे। तो इनकी कुंडली के अंदर मैंने जब उस टाइम जब मैंने देखा था तो ट्रांजिट की पोजीशन मैंने देखी थी जुपिटर और सैटर्न की। 4 ट्रांजिट मैं यूज़ करूँगा, आप नोट कर सकते हो 1 बाई 1। एक बिल्कुल डे पिन पॉइंट करने के लिए 4 ट्रांजिट यूज़ करने होते हैं, आपको मंथ पिन पॉइंट करने के लिए 3 ट्रांजिट यूज़ करने पड़ते हैं, और ईयर पिन पॉइंट करने के लिए केवल 2 ट्रांजिट काफ़ी होते हैं। आपको पता करना है किस साल में मैरिज होगी तो 2 ट्रांजिट सफिशिएंट हैं, किस मंथ में होगी तो 3 ट्रांजिट, और किस ईयर में होगी उसके लिए 4 ट्रांजिट यूज़ करने पड़ते हैं। तो ईयर पता करना है, उसमें जुपिटर सफिशिएंट होता है, सैटर्न एंड जुपिटर। आपको मंथ पता करना है तो सैटर्न, जुपिटर और सन का ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा। और डे आपको पिन पॉइंट करना है तो सैटर्न, जुपिटर, सन एंड मून, इन चारों का ट्रांजिट हमें देखना पड़ेगा। उससे हम एक्यूरेट डेट तक पहुंच जाएंगे, इवन टाइम तक भी पहुंच जाएंगे, मगर उतना टाइम ऑफ बर्थ किसी का एक्यूरेट नहीं होता। मैं इसलिए डेट जो मैंने प्रेडिक्ट की थी वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब ये मेरे पास आए थे, इनको मैरिज की काफ़ी डेस्परेशन थी और काफ़ी जगह बात चल रही थी, बातें बन रही थी, बिगड़ रही थी। तो मेरे से इन्होंने पूछा कि कब मैरिज हो सकती है। तो मैंने बताया जैसे कि ये फेब मंथ में आए थे स्टार्टिंग में, जुपिटर ट्रांजिट कर रहा था। ये इनकी कुंडली मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, मैंने डिटेल दी हुई है, आप खुद भी बना सकते हो। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 1 साइन में, फरवरी में भी 1 साइन में था, और सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है 11 साइन में, तो फरवरी मंथ में भी 11 साइन में ही था। तो टेक्निक क्या है, सबसे पहले ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे ये मैंने ट्रांजिट सैटर्न के बारे में लिखा हुआ है, ये ट्रांजिट जुपिटर के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो ट्रांजिट सैटर्न है वो किन किन हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो देखिए ट्रांजिट सैटर्न यहाँ पे 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो मैंने 9th हाउस लिख लिया। यहाँ से वो 3rd एस्पेक्ट से 11th हाउस को देख रहा है तो 11th हाउस लिख लिया। 7th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को देख रहा है तो 3rd हाउस लिख लिया। और 10th एस्पेक्ट से वो 6th हाउस को देख रहा है तो मैंने 6th हाउस लिख लिया। ये चारों हाउस नोट कर लिए जिन्हें सैटर्न ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें 7th हाउस कहीं भी नहीं आ रहा है। तो आप ज़्यादातर लोग तो कहेंगे कि भाई मैरिज नहीं हो सकती, 7th हाउस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, मैं सैटर्न की बात बता रहा हूँ। ये किन किन प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है उन्हें आप नोट करेंगे। नंबर 2, तो सैटर्न 1, 2, 3, ये मैंने जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये ट्रांजिट पोजीशन है, और जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं ये आपकी कुंडली में इन प्लैनेट्स की स्थिति है। तो सैटर्न यहाँ पे 7th एस्पेक्ट से जुपिटर को देख रहा है, वो मैंने नोट कर लिया। और इसके 10th एस्पेक्ट में 3 प्लैनेट आ रहे हैं, मरकरी, मार्स और सन, वो मैंने नोट कर लिए। मरकरी, मार्स एंड सन, ध्यान से सीखते जाइए। अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने हाउसेज नोट किए, अब किन किन प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है वो। तो जिन भी प्लेनेट को वो एस्पेक्ट कर रहा है, जैसे जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको क्या देखना है, जुपिटर इस कुंडली में किन किन भावों का स्वामी है, लॉर्ड देखना है किन किन भावों का है। जिन भी प्लैनेट्स को वो एस्पेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में 2 चीज़ें नोट करनी है। एक तो वो किन किन भावों के लॉर्ड हैं और किन किन भावों के कारक हैं, दोनों चीज़ें देखनी है। लॉर्डशिप के लिए मैंने जिन लोगों को ज़्यादा डिटेल नहीं पता है उनको मैंने लिख दिया है। मार्स 1 और 8 साइन का लॉर्ड होता है, वीनस 2 और 7 का लॉर्ड होता है, मरकरी 3 और 6 का होता है, मून 4 साइन का लॉर्ड होता है, सन 5 साइन का लॉर्ड होता है, जुपिटर और 9 और 12 का लॉर्ड होता है, सैटर्न 10 और 11 साइन का लॉर्ड होता है। कारक भी मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट हाउस का कारक सन होता है, 2, 5, 9, 11 हाउसेस का दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वें भाव का कारक जुपिटर होता है, तीसरे और छठे भाव का कारक मार्स या मंगल होता है, चौथे भाव का कारक मून या चंद्रमा होता है, 7वें भाव का कारक वीनस या शुक्र होता है, 8वें और 12वें भाव का कारक सैटर्न या शनि होता है, और 10वें भाव के कारक कई सारे होते हैं। तो सबसे पहले शनि ने जो जो हाउसेस देखे वो नोट कर लिए, जो जो प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है वो नोट किए। अब जुपिटर को वो एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर किन भावों का स्वामी है वो लिखूंगा इस कुंडली में, और किन किन भावों का कारक है। तो देखिए जुपिटर इस कुंडली में 7वें और 10वें भाव का स्वामी है। 7वें भाव में 9 राशि है और 10वें भाव में 12 है,
तो 7वें और 10वें भाव का तो स्वामी हो गया, वो लिख लिए। और जुपिटर 4 भावों का कारक होता है, 2, 5, 9, 11, वो लिख लिए मैंने यहाँ पे। अब दूसरा जो प्लेनेट जिसे एस्पेक्ट कर रहा है मरकरी है, तो मरकरी को मैं देखता हूँ इस कुंडली के अंदर मरकरी 1 और 4, 1 और 4th हाउस का कारक है, तो 1, 4 लिखा। और मरकरी वैसे 10th हाउस का कारक मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। मल्टीपल कारक होते हैं 10th हाउस का, मरकरी भी उनमें से एक कारक है। तीसरा प्लेनेट जिसे एस्पेक्ट कर रहा था वो है मार्स। तो मार्स इस कुंडली के अंदर जो लॉर्ड है वो है हमारे 11वें भाव और 6ठे भाव का। 11वें भाव के अंदर 1 साइन है, 6ठे भाव के अंदर 8 साइन है, तो मैंने 11 और 7 में मार्स जो है नेक्स्ट कारक होता है 3 और 6 का। तो यहाँ पे मार्स के लिए जो भाव आ गए आपके 11, 6 और 3 आ गए। अब आ जाता हूँ मैं जो चौथा प्लेनेट जिसे एस्पेक्ट कर रहा है वो हो गया हमारा सन, सूर्य। तो सूर्य का हम देखते हैं, तो सूर्य है यहाँ पर हमें मालूम है इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए तीसरे भाव का लॉर्ड है और लग्न का कारक होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 और 3 लिख लिए। अब यहाँ पे नीचे जो टोटल जितने भी ये भाव आए उन सभी को मैंने नोट कर लिया है, कौन कौन से भाव आए। 1 आया, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, और इसमें 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 9, 10, 11 ये सब मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। ऊपर 9, 11, 3, 6 आ रहा था, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो गए। तो सैटर्न जो ओवरऑल जिन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो इतने सारे भाव हैं। अब सेम चीज़ हम जुपिटर के लिए देखेंगे, ट्रांजिट जुपिटर के लिए। ये ट्रांजिट जुपिटर की पोजीशन है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जुपिटर कौन कौन से भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट होता है 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस। तो जुपिटर एक तो 11वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिर ये अपनी 5th एस्पेक्ट से तीसरे भाव को, 7th एस्पेक्ट से 5th हाउस को, और 9th एस्पेक्ट से 9th हाउस को, वो 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मैंने लिखा 11वां भाव, फिर तीसरा भाव जो 5th एस्पेक्ट से, फिर 5वां भाव 7th एस्पेक्ट से, फिर 7वां भाव जो 9th एस्पेक्ट से। तो जुपिटर इन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है एस्पेक्ट के बेसिस पर। ये किस बेसिस पर लिखा हमने कि वो जुपिटर डायरेक्टली किन किन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है। अब वो किन किन प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है वो नोट करूंगा। तो जुपिटर यहाँ पे 5th एस्पेक्ट से जुपिटर को 5वीं दृष्टि से और 7वीं दृष्टि से शुक्र को कर रहा है। राहु केतु को हम कंसिडर नहीं करते, इनके ऊपर कोई भी लॉर्डशिप नहीं होती। तो ये जुपिटर और वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है। अब फिर मैं वही करूंगा कि जुपिटर किन किन भावों का लॉर्ड है और किन किन भावों का कारक है वो नोट कर लो। तो जुपिटर इस कुंडली के लिए 7वें और 10वें भाव का तो स्वामी है लॉर्ड, और जुपिटर सभी कुंडलियों में दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव का लॉर्ड होता है, वो कारक होता है। तो ये मैंने नोट कर दिया। अब शुक्र ले लेता हूँ। शुक्र, तो शुक्र इस कुंडली के लिए 12वें और 5वें भाव का, 5वें और 12वें भाव का तो लॉर्ड है और 7वें भाव का कारक है। तो ये वीनस के लिए लिख लिया। अब मैं जुपिटर में जिन जिन हाउसेस को वो एस्पेक्ट कर रहा है और जिन जिन प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है वो जिन हाउसेस के कारक और लॉर्ड हैं उन सबको कंबाइन मैं यहाँ पे करूँगा। तो कंबाइन करने पे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 आ गए आपके। ये जुपिटर जिन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो आ गया। अब हमें क्या करना है, जुपिटर और सैटर्न कॉमनली जिन भी भावों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको मैं बता देता हूँ कर्माधिपति धर्माधिपति का कंसेप्ट है डबल ट्रांजिट का। कभी भी कुंडली के अंदर किसी भी भाव से रिलेटेड काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पहले तो जुपिटर उसको इन्फ्लुएंस करे, फॉलोइंग दैट पहले शनि उसको इन्फ्लुएंस करे। तो शनि किसी भी भाव को 2.5 साल तक इन्फ्लुएंस करता है करीब करीब। फिर फॉलोइंग दैट उसको जब जुपिटर इन्फ्लुएंस कर दे उन्हीं भावों को, तो उस 1 साल के अंदर उस भाव से रिलेटेड कार्य हो सकते हैं जब तक कि जुपिटर उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो मैंने देख लिया सैटर्न किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और उसी ड्यूरेशन में जब आपका जुपिटर किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो हुआ दोनों में जो कॉमन भाव हैं उन भावों से रिलेटेड आपको उस 1 साल के अंदर रिजल्ट मिलने वाले हैं। 1 साल के अंदर जब तक जुपिटर 1 साइन में रहेगा तो दोनों में कॉमन भावों को मैंने यहाँ पे टिक किया है। देखिए 2 दोनों में आ रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 यहाँ पे है मगर 4 यहाँ नहीं है, मगर 5 दोनों में, फिर 7 दोनों में है, फिर 9 दोनों में है और 11 दोनों में है। तो आपके जो रिजल्ट मिलेंगे वो दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और
11वें भाव से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। इन सभी भावों से रिलेटेड एक साल के अंदर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब किससे रिलेटेड मिलेंगे वो हम दशाओं के बेस पर देखेंगे। उस ड्यूरेशन में कौन सी दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा चल रही है, उससे रिलेटेड रिजल्ट मिल जाएंगे। जिनकी दशा नहीं चल रही होंगी उससे रिलेटेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो मैं रिवर्स टेक्निक मैंने यूज़ की है कि कौन कौन से भाव एक्टिवेटेड है दूसरा, तीसरा, पाँचवां, सातवां, नवां और 11वां भाव। अब इसमें आप देखते हैं तो प्रीडोमिनेंटली एक्चुअली केपी एस्ट्रोलॉजी को यदि आप यूज़ करें या वैदिक में भी कॉमन सेंस यूज़ करें तो दूसरा, सातवां और 11वां भाव शादी का होता है, दूसरा भाव फैमिली का होता है, 7th हाउस स्पाउस का होता है और 11th भाव इच्छा पूर्ति या लाभ या गेन भाव होता है। तो ये तीनों भाव इन्वॉल्व इसके अंदर हो रहे हैं। मैं केवल केपी को हटा भी देता हूँ तो 7वां भाव आपका एक्टिवेटेड है इस टाइम पर एक साल के लिए। एक साल के लिए कब तक है? जुपिटर 1 साइन में आपको पता है मई 2024 तक रहेगा, फिर ये 2 साइन में चला जाएगा। तो मई 2024 तक ये इवेंट हो सकता है यदि दशा और अंतरदशा सूट करती है। तो मेरे पास ये पर्सन आया है फरवरी में और मुझे यहाँ पर जो 7th हाउस एक्टिवेटेड नज़र आ रहा है, तो ट्रांजिट के बेस पर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ इस नेटिव की मैरिज हो सकती है, क्योंकि सैटर्न भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है और जुपिटर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो 7th हाउस को मैंने यहाँ पे पिन पॉइंट कर लिया। अब मैं आगे बढ़ूंगा। यदि 7th हाउस नहीं आता तो मैं आगे बढ़ता नहीं और इन्हें मना कर देता कि भाई मैरिज हो ही नहीं सकती। तो मैंने पहले दशाएं नहीं देखी, आपके सामने मैंने केवल ट्रांजिट देखा है। अब मैं थोड़ा सा दशा लगाऊंगा और दशा में जब मैं इतना पिन पॉइंट कर लिया मैंने कि मई तक मैरिज होनी चाहिए इस ट्रांजिट के हिसाब से, तो दशा में गया तो मैंने देखा 1 मार्च 2024 से लेके 1 जुलाई 2024 तक इनकी जो दशा है वो आप देख सकते हो। मैंने डिटेल दी हुई है। जुपिटर मरकरी राहु, जुपिटर मरकरी राहु। देखते हैं क्या ये दशा मैरिज को क्वालिफाई करती है क्या। केवल D1 चार्ट में देख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जुपिटर इसका लग्न लॉर्ड है, वो सॉरी 7th लॉर्ड है, तो इसकी दशा आपको दशा सिस्टम से क्वालिफाई करती है। मरकरी इसका लग्न लॉर्ड है, तो मरकरी भी दशा सिस्टम से क्वालिफाई करता है। डेफिनेटली मैरिज हो सकती है क्योंकि लग्न लॉर्ड की दशा में कोई भी काम हो सकता है। और राहु इसके 7th हाउस में बैठा हुआ है, वैसे भी राहु मैरिज कर सकता है, मैरिज का कारक है। तो देखिए तीनों दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर 1 मार्च से लेकर और जुलाई तक क्वालिफाई करती हैं। तो मैंने और पिन पॉइंट कर लिया, बंदा फरवरी में आया है तो 1 मार्च से और इसकी 1 जुलाई तक मैरिज होनी चाहिए। अब कितनी चीज़ों को मैंने ध्यान दिया है। मई और जून में तो मैरिज का कोई वही नहीं है, सावे ही नहीं है, मुहूर्त ही नहीं है इस बार। तो मई और जून में तो मैरिज हो नहीं सकती 1 जुलाई तक कोई। तो अब इसकी पक्का मैरिज 1 मई के बाद नहीं हो सकती। इसका मतलब अब मुझे देखिए सोचना पड़ेगा केवल 1-2 महीने के अंदर अंदर कि जब ये फैम में आया है तो इसका मतलब इसकी फरवरी या मार्च में ही मैरिज होनी चाहिए, अप्रैल में। इसके बाद इसकी मैरिज नहीं हो सकती और जुपिटर का ट्रांजिट भी बदल जाएगा। तो जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो एप्लीकेबल नहीं होगा 1 मई से। तो इतना मैंने पिन पॉइंट कर लिया कि 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक नेटिव की मैरिज होनी ही चाहिए। अब क्या किया मैंने और पिन पॉइंट करूंगा। अब मैं किस महीने में होगी वो सन के बेस पर देखूंगा। मैंने 1 साल पता कर लिया कि इस पर्सन की मैरिज हो सकती है जुपिटर के ट्रांजिट में। जब जुपिटर 1 साइन में है तो जुपिटर 1 साइन में 1 साल रहेगा। फिर मैंने दशाएं देखी करंट पीरियड में कौन सी दशा सुटेबल हो रही है, और भी दशाएं लगाई मैंने। आप ये मत सोचना कि मैंने यही लगाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो के अंदर मैं वही चीज़ बताता हूँ जो अप्लाई हुई है, जो नहीं हुई है वो चीज़ें नहीं बता सकते। इससे पिछली वाली भी दशा लगाई, उससे पिछली वाली भी दशा लगाई। इनकी जुपिटर मरकरी की दशा तो 2 साल से चल रही है, मगर जो प्रत्यांतर दशा जो सुटेबल लगी वो यही लगी आपकी राहु की। क्योंकि राहु से पहले आपको पता है मंगल की थी, उससे पहले चंद्रमा की प्रत्यांतर दशाएं थी, तो उनका कोई लिंक बन नहीं रहा था इस हाउस से, 7वें भाव से या लगने से। इसलिए मुझे प्रत्यांतर दशा यही सूटेबल लगी, तो मैंने 4-5 दशाएं लगाई हैं, ये नहीं कि एक ही दशा सीधा लगा ली। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब ध्यान से इस चीज़ को। तो जुपिटर मरकरी राहु की दशा सभी तरीके से आपके सामने मैंने बताया क्वालिफाई कर रही है। मंथ देखना है तो मंथ एक्चुअली डिसाइड करता है सन का ट्रांजिट। सन जब भी इन्फ्लुएंस करेगा उस कंसर्न्ड हाउस को,
या उसके लॉर्ड को तभी मैरिज हो सकती है। कोई भी इवेंट तभी होगा, उस मंथ में होगा जिस मंथ में सन उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो अब मैंने सन का देखा ट्रांजिट। अब ध्यान से देखिए कि मार्च में सन 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा था, 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो सन देखिए किस किस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं उसी के बेस पे कि सन कौन कौन से भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है 9th एंड 3rd। सन यहाँ पे ट्रांजिट में है तो यहाँ से वो इस भाव को और 3rd भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, 9th एंड 3rd दो भाव। और सन यहाँ से एक्चुअली इस जुपिटर को एस्पेक्ट करेगा, जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर में कौन कौन से भाव आ गए, वही 7, 10, 2, 5, 9, 11। तो 7th हाउस आ गया यहाँ पे भी, क्योंकि जुपिटर वैसे भी 7th लॉर्ड है। तो सन यहाँ 11 साइन से 7th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसमें भी 7वां भाव आ गया। इसलिए सन ने यहाँ पर इसको आशीर्वाद दे दिया है सूर्य को। तो सूर्य जितने दिन 11 साइन में रहेगा, तो सूर्य 11 साइन तक 14 मार्च तक था, 14 फरवरी से 14 मार्च, एक आध दिन हो सकता है, मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ, अंदाजे से बता रहा हूँ। तो 14 मार्च तक था, इसका मतलब इस नेटिव की मैरिज अब 14 मार्च से भी पहले होनी चाहिए। पहले मैंने पिन पॉइंट किया था इसके ट्रांजिट के बेस पे कि 30 अप्रैल से पहले होनी चाहिए। अब मगर वो सन जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि जब वो 12 भाव में चला जाएगा, इसके बाद वो 14 मार्च को 12 भाव में चला जाएगा, तो वहाँ से ना तो वो आपका 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा, ना 7th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करेगा। तो कोई सी भी चीज़ आएगी नहीं मैरिज से रिलेटेड। तो मैरिज से रिलेटेड तभी होगी जब सन इसी भाव के अंदर है। फिर वो इन्फ्लुएंस करेगा 3 साइन में जाके। तो 3 साइन में जाएगा तब तक जुपिटर का ट्रांजिट बदल जाएगा। देखिए मैंने सारी चीज़ें कंसिडर की हैं, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 के बाद वो 12 में जाएगा तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, फिर 1 में 2 में भी नहीं करेगा, 3 में जाके इन्फ्लुएंस करेगा। तो 3 में जाएगा तब तक वो जुपिटर का ट्रांजिट 2 भाव में चला जाएगा और ये पैरामीटर्स बदल जाएंगे। तो सन आपका 15 मार्च तक टाइम देखिए। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि इस नेटिव की मैरिज 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आएगी, 1 महीने के अंदर पहुंच चुका हूं। अब कब होगी, तो कब होगी के लिए वो डेट बताएगा आपका सन, वो सॉरी मून। तो मून ट्रांजिट के अंदर, मून चंद्रमा ट्रांजिट के अंदर जब इन्फ्लुएंस करेगा इसका 7वें भाव या 7वें लॉर्ड को, उस वक्त पर इस नेटिव की मैरिज होगी। तो मून ट्रांजिट में 7वें भाव या 7वें लॉर्ड को कब इन्फ्लुएंस करेगा, जब मून 3 लगने से ट्रांजिट कर रहा है, या मून इससे 5 साइन से ट्रांजिट कर रहा है, या मून 9 साइन से ट्रांजिट कर रहा है। ये तीनों डेट पॉसिबल हैं ड्यूरिंग दैट मंथ। 14 फरवरी से और 14 मार्च के बीच में मून यहाँ से भी 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर देगा, यहाँ पे वो 7th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और यहाँ पे चला गया तो वो 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये तीनों मैंने लगा के देखा तो 9 साइन में मून आपका ट्रांजिट कर रहा था ऑन 6 मार्च, 6 मार्च को, ये डेट गलत लिखी हुई है, इट इज 6 मार्च 24 को ट्रांजिट कर रहा था। आप जाके देख लेना, यहाँ पे 9 साइन में 6 मार्च को आया, तो मैंने इनको 6 मार्च बता दी। इसमें भी था, इसमें भी मैंने देखा वो डेट ज़्यादा अर्लियर भी हो रही थी। मैंने अपना एक कॉमन सेंस भी लगाया था, क्योंकि ये फेब में आया तो इतनी जल्दी तो मैरिज करने में उसको टाइम भी लगेगा। तो 6 मार्च को यहाँ पर कर रहा था, और 2-3 टेंटेटिव डेट्स आप निकाल के बता सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं होता 100% एक्यूरेट होना ही, कि जब 3 साइन में जो ट्रांजिट कर रहा था तभी भी मैरिज हो सकती थी, 5 में भी हो सकती थी, और 9 में मैंने इसको एप्रोप्रिएट डेट बताई, क्योंकि 3 साइन में जब वो ट्रांजिट कर रहा था वो काफ़ी अर्ली हो गया था जब वो मेरे पास आया था, 5 भी अर्ली था। तो इस जब मून के इससे इस साइन में पहुंचने में 8-10 दिन का अंतर हो गया, और इससे इस साइन में पहुंचने में करीब 15 दिन का अंतर हो गया। तो फेब के फर्स्ट वीक में आ रहा है, तो मैं उसको 6 मार्च की जो लेटेस्ट पॉसिबल डेट थी, सबसे आखिरी वाली, इसके बाद वो फिर ट्रांजिट करेगा ही नहीं इस महीने के अंदर, वो मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, यहाँ पे जाके भी करेगा, तो वो भी एक पॉसिबल डेट थी। तो मैंने इनको ये 2 डेट्स बताई थी, और ये वाली, और इस डेट में इनकी मैरिज होगी। तो वो मेरी ये प्रेडिक्शन बिल्कुल कंप्लीट एक्यूरेट हुई, मैंने आपके सामने बताया है। आप इसे सीख सकते हो, ये बहुत सटीक मेथड है, आपको कोई भी ये मेथड बताएगा नहीं। आप इसे आज ही से लगाना शुरू करें, तो आप टाइमिंग ऑफ मैरिज करने में बहुत ही एक्यूरेट हो जाएंगे। थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी लगाना है, जैसे मैंने इंटरनल कैलकुलेशंस आपको बताई है, मैंने किस किस तरीके से किए हैं, कॉमन सेंस लगाया है, और सारी चीज़ों को लगाकर मैं बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने में यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। ऐसा हमेशा नहीं होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि, मगर अप्रोक्सीमेट
आपकी प्रेडिक्शन भी आ जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग तो वो परेशान होते हैं जिनकी कई कई सालों से मैरिज नहीं हो रही है। आप मंथ और मंथ 1-2 महीने आगे पीछे भी बता देते हैं तो वो भी एक्यूरेट ही प्रेडिक्शन मानकर चलेंगे। आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा, टेक्निक कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपने यदि किसी कुंडली पर लगा के देखा है, आपको सक्सेस मिली है, फेलियर मिली है, तो भी आप मुझे बताएंगे। इससे मेरी रिसर्च में और आपकी रिसर्च में और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हम लोग इसी तरीके से आगे इस ज्योतिष को और भी एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।